लग्न लग्न कुंडली अपने समय के अनुसार अपने आधार पर वो आपको आपकी कुंडली दिखा रही है कि ये प्रॉमिस आपके कुंडली में बन रहे हैं। परंतु वो प्रॉमिस जो आपके कुंडली में बन रहे हैं उसके क्या आधार हैं, वो अच्छे हैं या बुरे हैं, या जो प्रॉमिस आपकी कुंडली के अंतर्गत बन रहा है वो कितना पावरफुल है, उसे देखने के लिए आपको डिवीजन पे जाना होगा। ठीक है। तो कल हमने बात की थी राशि तुल्य नवांशा में 6, 8, 12 भाव में यदि कोई ग्रह बैठा हो और वह पीड़ित भी है तो वह अपने रूल कर रहे भाव से संबंधित कष्ट देगा। 6, 8, 12 भाव 6, 8, 12 भाव में यदि कोई ग्रह बैठा हो और वह पीड़ित अवस्था में हो, वह अपने रूल कर रहे भाव संबंधित कष्ट देगा। ठीक है। कल हमने समझा था इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी के कुंडली के अंतर्गत यदि आप राशि तुल्य नवांशा के अष्टम भाव में कोई ग्रह गया हुआ है और उसका जिस भाव से संपर्क होगा उस भाव से उस भाव से जो रिलेशन है, ठीक है मैं रिपीट कर रहा हूं उसे, उस भाव से जो रिलेशन है उस रिलेशन संबंधित आपको कष्ट देगा। जैसे हमने देखा इंदिरा गांधी की जो कुंडली है उसमें लग्नेश राशि तुल्य नवांशा में लग्नेश कहाँ गए हैं, अष्टम में चले गए हैं। तो जब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई तो उनका ब्लड रिलेशन उनके पास कोई नहीं था, वो बिल्कुल अकेले थे। ठीक है। आसपास लोग थे लेकिन उनका जो ब्लड ब्लड रिलेशन रक्त का जो एक संबंध था वो उनके आसपास नहीं था। महात्मा गांधी के केस में भी देखिए तो महात्मा गांधी में जो लग्नेश शुक्र हैं वो अष्टम में चले गए हैं। तो उसमें भी हमने यही देखा कि भाई इनका जो मृत्यु हुआ तो इनके आसपास इनका रक्त संबंधित कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। उसके बाद आते हैं राशि तुलनावासा नवांशा को हम रीड कैसे करेंगे। तो उसे पढ़ने के लिए एक सूत्र जो भी मैंने आप लोगों को बताया, राशि तुल्य नवांशा, इसे लिख लीजिएगा। राशि तुल्य नवांशा, राशि तुल्य नवांशा में 6, 8, 12 भाव में यदि कोई ग्रह बैठे हों और वह पीड़ित अवस्था में हो तो वह अपने रूल कर रहे भाव से संबंधित कष्ट देते हैं। राशि तुल्य नवांशा में 6, 8, 12 भाव में यदि कोई ग्रह बैठा हो और वह पीड़ित अवस्था में है तो वह अपने रूल कर रहे भाव संबंधित कष्ट देता है। ठीक है। इसे कुछ कुंडली पर पहले लगाकर देख लेते हैं क्या यह सच में काम कर रहा है या नहीं, उसके बाद फिर आगे हम लोग चलेंगे। अभी हम लोग राशि तुल्य नवांशा की बात कर रहे हैं, ध्यान रहे। अभी जिस पे हमने बात की, जो इंदिरा गांधी का रूल था उसके अनुसार ये आपकी जन्म कुंडली है। ठीक है। ये जन्म कुंडली आप लोग देख रहे हैं, तो जन्म कुंडली से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नववांश तक जाते हैं, नववांश कुंडली बनाते हैं। तो नववांश कुंडली बनाने के लिए आप लोगों को पता है कैसे बनाना है, तो इसे हम नववांश कुंडली में परिवर्तित कर देते हैं। लग्न कुंडली जो है वो मीन लग्न की है, यह याद रखिएगा। नववांश कुंडली में आ गए।
नवांश कुंडली में ग्रह वैसे ही हो गए। अब इसे हम आगे बढ़ाएंगे, राशि तुल्य नवांश बनाएंगे। तो राशि तुल्य नवांश बनाने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है? जो 12वां लग्न है, जो मीन राशि है, उसे हम क्या करेंगे? लग्न बना देंगे। इसे हमने लग्न बना दिया। ये इनके कुंडली में तैयार हो गया। अब इस कुंडली में देखिए, जो फर्स्ट, जो पहला रूल था वो कहता है कि भाई जो घर संबंधित, तो इनका जो बुध है वो किस भाव से संबंधित है? बुध 8वें में बैठा है, किस भाव से संबंधित है? चौथे भाव से संबंधित है। चौथा भाव माता का होता है। इनकी माता की जब मृत्यु हुई तो उनके आसपास उनके रक्त संबंधित कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं थे। उनके आसपास रक्त संबंधित कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं थे। दूसरा, चंद्रमा देखिए कहाँ है? छठे में बैठा हुआ है। राशि तुल्य नवांशा में चंद्रमा इस कुंडली में आप लोग देख रहे होंगे छठे भाव में बैठा है। छठे भाव में चंद्रमा बैठे हैं। चंद्रमा लॉर्ड कहाँ के हैं? पंचम भाव के लॉर्ड हैं। तो इस जातक को चंद्रमा की दशा में, ध्यान रहे, चंद्रमा की दशा में इस जातक को थोड़ी बहुत, हम पूरी की बात नहीं कर रहे हैं, और संतान संबंधित और शिक्षा संबंधित इस जातक को कष्ट देखने को मिलेंगे जब चंद्रमा की दशा आएगी तब। हम पूर्णता क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि चंद्रमा तो 5वें के लॉर्ड होके छठे में जा रहे हैं, परंतु चंद्रमा किसी भी प्रकार, किसी भी ग्रह से यह पीड़ित नहीं है। किसी भी ग्रह से यह पीड़ित नहीं है। ठीक है, दूसरी कुंडली देखते हैं। इस कुंडली पे हम लोग कल कंटिन्यू थे, उसी पे आएंगे। इनकी पहले जन्म कुंडली देख कर देख लेते हैं इनका लग्न कौन सा है। लग्न इनका जो है वो तीसरा है। ठीक है, मिथुन लग्न है। तो आगे बढ़ेंगे, नवांश कुंडली हम बना लेंगे। नवांश कुंडली के बाद उसे हम राशि नवांश में परिवर्तित कर लेंगे। ये नवांश कुंडली बन गई। और नवांश कुंडली में इनकी राशि कौन थी? मिथुन। तो मिथुन को हम लोग यहाँ लग्न बना दिए। ठीक है, तो इनका ये राशि नवांश हो गया। इसमें बुध कहाँ जा रहा है? छठे भाव में जा रहा है। तो 6, 8, 12 भाव में कोई भी ग्रह जाता है तो वो कर देता है। अच्छा, बुध छठे में जा रहा है, किस घर का लॉर्ड है? चौथे का लॉर्ड है। और कहाँ का लॉर्ड है? लग्न का लॉर्ड है। बुध किसी भी ग्रह आपको पीड़ित दिख रहे हैं इस कुंडली में? बताइए। बुध इस कुंडली में किसी भी प्रकार आपको पीड़ित दिख रहे हैं? नहीं। ठीक है, इस जातिका को, जिनकी कुंडली है, उन्हें कष्ट होगा। कब कष्ट होगा? कौन से कष्ट होंगे? आज छठे भाव संबंधित इन्हें कष्ट प्राप्त होंगे। कब कष्ट होंगे? जब बुद्ध की दशा इनकी चलेगी तब इन्हें कष्ट प्राप्त होगा। ठीक है, कहाँ से कष्ट प्राप्त होगा? एक मिनट, कहाँ से प्राप्त होगा कष्ट इन्हें? चौथे भाव और छठे भाव संबंधित इन्हें कष्ट प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, इस कुंडली को थोड़ा हम परिवर्तित करके समझने का प्रयास करते हैं।
अब इस कुंडली में देखिए शनि छठे में चले आए। अब छठे में शनि चले आए तो ये क्या देंगे? शनि कहाँ के लॉर्ड हैं? शनि पांचवे और छठे के लॉर्ड हैं। तो यहाँ पे शनि कहाँ संबंधित समस्या देंगे? पंचम भाव संबंधित समस्या देंगे। एक मिनट। ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं? हाँ, 8 और 12 भी देखने हैं। 8 या 12 में, 8वां और 12वें भाव में यदि कोई ग्रह गया हुआ है तो वो जिस घर को रूल कर रहा है, अर्थात जिस घर से वो संबंधित है, उस घर से संबंधित आपको कष्ट वो देगा। जैसे मेष लग्न की कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली में पांचवें भाव को सूर्य रूल कर रहे हैं और सूर्य चले गए 8वें भाव में, और सूर्य अकेले ना बैठकर सूर्य के साथ राहु बैठ गए। तो वहां क्या देगा? वहां एक कष्ट उत्पन्न करेगा। कैसे उत्पन्न करेगा? आपको कष्ट कहाँ से देगा? पंचम भाव संबंधित कष्ट आपको देगा। कब देगा? जब आपके सूर्य की दशा आएगी आपके जीवन में, तब देगा। और खासकर हम बात कर रहे हैं दशा किसकी? अभी अंतर दशा की हम बात कर रहे हैं। जैसे राजयोग इन सब चीजों पे हम बात कर रहे थे महादशा की, अभी हम बात कर रहे हैं अंतर दशा की। जब अंतर दशा आएगी तो उस वक्त आपको एक कष्ट आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। जैसे मान लीजिए वृषभ लग्न की कुंडली है, ठीक है? ऋषभ लग्न के कुंडली के अंदर शनि जो है वो आपके 12वें भाव में चले गए, ठीक है? 12th हाउस में शनि चले गए हैं और शनि के साथ वहां केतु विराजमान है। अब केतु विराजमान है, शनि केतु से इफ्लिक्टेड हो गए, शनि पीड़ित हो गए केतु से। जब शनि की दशा आएगी तो आपके प्रोफेशन में आपको समस्या देखने को मिलेगी, आपके भाग्य में आपके पिता को समस्या देखने को मिलेगी। वैसे ही आपके लग्न कुंडली या नववांश कुंडली में गुरु किसी भी प्रकार पीड़ित होता है, गुरु किसी भी प्रकार पीड़ित होता है तो एलर्जी देता है। अब क्यों एलर्जी देता है गुरु? गुरु जो है वो क्या है? जीव कारक होते हैं गुरु, हमारे खुद के कारक होते हैं गुरु। तो गुरु जब इफ्लेक्टेड होते हैं तो हमें एलर्जी होती है, और ऐसी एलर्जी होती है जो जल्दी ठीक नहीं हो पाती है। अभी हम लोग बात कर रहे थे 6, 8, 12 में, तो वैसे ही आप लोगों की कुंडली में कहीं भी 6, 8 या 12 में राशि तुल्य नवांशा नवांशा की हम बात कर रहे हैं, लग्न की बात नहीं कर रहे हैं, इसे सदैव याद रखेंगे। राशि तुल्य नवांशा में यदि छठे में चला गया कोई ग्रह, दसवें का 10वें भाव का स्वामी छठे में चला गया है और वो पीड़ित है, तो आपके प्रोफेशन संबंधित वो कष्ट देगा। कब देगा? अंतरदशा में देगा। जब उसकी अंतरदशा चलेगी तब वो आपको कष्ट देगा। आपके 11th हाउस का लॉर्ड जो है वो 8वें में चला गया है, वो कहाँ से आपको कष्ट ला के दे रहा है? वो आपको कष्ट ला कर देगा 11th हाउस से, आपके समाज से, आपके लाभ में आपको कष्ट देगा, आपको लाभ होने नहीं देगा। यदि वो इफ्लेक्टेड है तो इसे सदैव याद रखिएगा। 6, 8, 12 में जैसे, इसे देखिए थोड़ा इंटरलिंक कीजिए। इंटरलिंक कैसे आपको याद होगा? पिछली कक्षा में हमने बात की थी, पिछली कुछ कक्षाओं में क्या बात किया था कि 6, 8, 12 में यदि कोई ग्रह बैठा हो और यदि वो पीड़ित है तो हमें समस्या देता है। लग्न की हम बात कर रहे थे, वही इस पे अप्लाई हो रहा है। 6, 8, 12 में कोई ग्रह बैठा हो तो वो यदि इफ्लेक्टेड है तो हमारे जीवन में समस्या क्रिएट कर रहा है, यदि वो इफ्लेक्टेड नहीं है तो वो हमारे जीवन में समस्या क्रिएट नहीं कर रहा है। यह कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है? समझ रहे हैं इसे कैसे करना है? एक कुंडली बनाइए, एक कुंडली बनाइए, 3 लग्न की एक कुंडली बनाइए।
कुंडली बन गई। इसमें आठवें भाव में बुध को लिख दीजिए। आठवें भाव में बुध को लिख दीजिए। ध्यान रहे यह जो कुंडली है वो राशि तुल्य नवांशा है। उसके ऊपर लिख लीजिए राशि तुल्य नवांशा कुंडली। बुध है। बुध के साथ में यहाँ शनि बैठे हैं। ठीक है। शनि मैलेफिक है। उसके साथ में इस कुंडली में शनि क्या हो जा रहे हैं, त्रिषणाय और मारक हो जा रहे हैं। जो लग्न कुंडली पे हम रूल को लगाते हैं उसी रूल को इस पे भी आपको लगा के देखना है। जैसे क्या बोल रहे हैं, राशि तुल्य नवांशा, लग्न कुंडली के समान यह कुंडली आपकी है। जो रूल आप वहां अप्लाई कर रहे हैं वही रूल आप यहाँ भी अप्लाई करेंगे। दोनों में कोई चेंज नहीं है कि भाई दोनों में इस उसमें ये रूल नहीं रहेगा तो उसमें ये रूल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जब बुद्ध की दशा आएगी, बुद्ध की दशा अंतर दशा की बात कर रहे हैं अभी। बुद्ध की जब अंतर दशा आएगी तो इस जातक को समस्या आएगी। कहाँ समस्या आएगा, धन संबंधित समस्या आएगा, परिवार में समस्या होगा, और कहाँ समस्या आएगा, बड़े भाई को समस्या होगा, समाज में समस्या देखने को मिलेगा। किस प्रकार का समस्या होगा, परिवार में कोर्ट केस हो सकता है, धन संबंधित समस्या आएगी, उससे संबंधित कोर्ट केस हो सकता है। अब हम कोर्ट केस को क्यों लेकर आ रहे हैं, छठा भाव क्या है, छठा भाव क्या है, केस है। और साथ में कौन संपर्क में आ रहा है, शनि, शनि स्वयं न्यायालय है। शनि जो है वो स्वयं न्यायालय है। तो यहाँ पे कोर्ट के संबंधित समस्या देखने को मिलेगी इस जातक को। कब मिलेगी, जब बुद्ध की दशा आएगी। जब बुद्ध की दशा आएगी तो देखने को मिलेगा। और आप लोग अच्छे से इस बात को जानते ही हैं कि जो कोर्ट है वो सोशल एक्टिविटी के अंतर्गत आता है, कि भाई समाज के अंदर वो आता है, वो आपके घर का ये नहीं है कि आपके घर की चीजें हैं। तो यहाँ 11th हाउस भी क्या हो रहा है, पीड़ित हो रहा है। दूसरी एक कुंडली बनाइए। वृश्चिक लग्न की कुंडली होगी। 12th हाउस में शनि। प्लस बुध। शनि और बुध कहाँ है, 12th हाउस में। राहु छठे भाव में है। केतु भी यहाँ आ गए 12वें में। अब यह जो राशि तुल्य नवांशा कुंडली है, इसमें दशा जो चल रही है, अंतर दशा जो है वो शनि की आ गई। अब शनि की दशा में देखिए इस व्यक्ति के साथ क्या क्या होगा। शनि चौथा भाव और तीसरा भाव। बुध कहाँ के स्वामी हैं, जो इनके साथ आए हैं, त्रिषणाय हैं और मारक हैं। राहु त्रिषणाय हैं। केतु जहां बैठे हैं उस भाव के स्वामी हो गए। इस जातक को इस बुद्ध की शनि की दशा के अंदर कष्ट होंगे, क्योंकि कष्ट परेशानी इन सब का भाव जो है वो आठवां है। कहाँ से कष्ट कष्ट आएगा, वो छठे भाव से कष्ट आएगा और 11वें भाव से कष्ट आएगा। छठे भाव से कष्ट आएगा, 11वें भाव से कष्ट आएगा।
छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, और सबसे बड़ी बात तो वहां राहु बैठा है, तो लोभ, लोभ भी वो दे रहा है, कर्ज भी दे रहा है। खासकर छठे भाव से ज्यादातर हम क्या देखते हैं, कर्ज को देखते हैं और कोर्ट केस को देखते हैं। ज्यादातर जो है वो हम क्या देखते हैं, कोर्ट केस देखते हैं और कर्ज देखते हैं। राहु वहां बैठा है, राहु क्या है, खुद एक केस है। केस में क्या लिखा होता है, कुछ झूठ कुछ सच। राहु वहां है, राहु खुद क्या है, एक केस है। तो एक राहु ठीक सामने देख रहा है, तो यहाँ पे कोर्ट केस आ गया। कोर्ट केस संबंधित समस्या देखने को इस जातक को मिल सकती है। कब मिलेगी, जब शनि की अंतर्दशा आएगी। जब शनि की अंतर्दशा आएगी तब इस जातक को यह समस्या देखने को मिल सकती है। अब यहाँ तक हम समझ गए हैं कि भाई कैसे हम राशि तुल्य नवांशा में 6, 8, 12 में यदि कोई ग्रह बैठे हुए हैं तो वहां समस्या देखने को मिलती है। पुनः मैं बता दूं, ध्यान इस बात, इस चीज को देने, इस चीज माफ करना, इस पे ध्यान देने योग्य है। शनि जो है वो 12 में गया है, शनि जो है वो 12 में गया है। तो किस भाव संबंधित आपको कष्ट देगा, वो तीसरे और चौथे भाव संबंधित कष्ट देगा। इसे ध्यान रखने वाली बात है। सबसे ज्यादा कष्ट वो कहाँ देगा आपको, एक कोर्ट केस, ये सब चीजें कहाँ लाकर वो देगा, आपके घर में लाके देगा। कोर्ट केस ये सब चीजें कहाँ लाकर देगा, आपके घर में लाकर देगा। क्योंकि अभी हम क्या बोल रहे थे, राशि तुल्य नवांशा, राशि तुल्य नवांशा में 6, 8, 12 भाव में यदि कोई ग्रह बैठा हो और वह पीड़ित अवस्था में है तो वह अपने रूल कर रहे भाव से संबंधित कष्ट देगा। तो शनि किस भाव को रूल कर रहे हैं, शनि जो है किस भाव को रूल कर रहे हैं, 3 और 4 को रूल कर रहे हैं 8 नंबर राशि में, 8 नंबर कुंडली में। तो तीसरे और चौथे संबंधित कष्ट आपको देंगे। अब किस प्रकार के कष्ट देंगे, कोर्ट केस देखने को मिल सकता है, स्वास्थ्य संबंधित समस्या देखने को मिल सकता है। बुध बैठे हैं तो वहां बुध भी आ जाएंगे। तो इन सब संबंधित समस्या यहाँ देखने को इस जातक के को मिल सकता है। कब मिलेगा, जब शनि की दशा आएगी उस वक्त मिलेगा। दूसरा, यहाँ तक समझने के बाद अब कुछ चीजें हैं, जैसे राशि पे जब बात हम लोगों की हुई होगी तो उसमें चर राशियां, स्थिर राशियां, द्विस्वभाव राशियां, इन सब के बारे में आप लोगों को बताया गया है। अब नववांश कुंडली या राशि नववांश, राशि नववांश या नववांश कुंडली, राशि तुल्य तुल्य नववांश कुंडली जो है वो 3 कुंडलियों का एक कुंडली, 2 कुंडलियों का एक कुंडली है। हम नववांश के ग्रहों को यूज किए, हमने यूज किया, और लग्न कुंडली के राशियों का हमने यूज किया। तो दोनों को मिलाकर हमने तैयार किया राशि तुल्य नववांशा। अब राशि तुल्य नववांशा में या नववांशा में, मैं बार बार कह रहा हूँ, राशि तुल्य नववांशा या नववांशा कुंडली में यदि आपकी नववांशा कुंडली के अंदर कोई ग्रह चर राशि में बैठा हो, यदि आपकी नववांशा कुंडली के अंदर कोई ग्रह चर राशि में बैठा हो, चर राशि कौन कौन से हैं, 1 है, 4 है, 7 है और 10 है। चर राशि मोबाइल साइन कौन कौन से हैं, 1, 4, 7 और 10। उससे जुड़ा हुआ प्रारब्ध मिटाया जा सकता है। अर्थात जैसे आपकी कुंडली में कोई एक ग्रह नववांश कुंडली में बैठा है जो आपको कष्ट दे रहा है, तो हम क्या बात करते हैं, लग्न कुंडली या किसी भी कुंडली पे हम उसको भोग रहे होते हैं अपने जीवन के अंतर्गत, जो हमने अपने पिछले जन्म में कर्म किया है उसके जो प्रारब्ध हैं उसके अनुसार ही हमारी पूरी की पूरी कुंडली निर्धारित होती है, बनती है। ठीक है, उसी के अनुसार हमें हमारा जो जन्म होता है वह ऐसे समय पे होता है जो ग्रह हमें मिलते हैं। अब इसमें देखा जाए तो 4, 1, 4, 7, 10 ये चर राशि है। तो ये चर राशि के अंदर जब भी कोई ग्रह बैठेंगे और वो आपको पीड़ित पीड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो वहां पे
आप उस ग्रह से जो कष्ट आपको मिल रहे हैं उसे आप उपाय के थ्रू ठीक कर सकते हैं, आप उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। उपाय करके उस प्रारब्ध को आप मिटा सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्या आता है, स्थिर। स्थिर राशि। यदि आपकी कुंडली में यदि कोई ग्रह, नववांश कुंडली में यदि कोई ग्रह स्थिर राशि में, स्थिर राशि कौन कौन से हैं, 2, 5, 8 और 11, 2, 5, 8 और 11 में बैठे हुए हैं, तो उससे जुड़ा हुआ प्रारब्ध नहीं मिटाया जा सकता। आपके कुंडली में दसम भाव का स्वामी पीड़ित है, दसम भाव का स्वामी पीड़ित है, तो यहाँ, और वो जाकर कहाँ बैठा है, स्थिर स्वभाव में जाकर, स्थिर स्वभाव वाली राशि में जाकर वो बैठ गया है। तो वहां क्या होगा, आपका जो प्रोफेशन है वो स्थिर होगा, आपका जो प्रोफेशन है वो स्थिर होगा। स्थिर राशि कौन कौन से हैं, 2, 5, 8 और 11। या फिर अष्टम भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी वो जाकर बैठ गया है कहाँ, स्थिर भाव में। स्थिर भाव में जाकर वो बैठ गया, तो आपके जो कष्ट हैं वो स्थिर हो जाएंगे। आप उस कष्ट को मिटाने के लिए कोई भी उपाय कर लो, कुछ भी कर लो, वो कष्ट आपका मिट नहीं सकता है नववांश कुंडली के अंतर्गत। ठीक वही आपका कोई ग्रह नववांश कुंडली में द्विस्वभाव राशि में चला जाए, द्विस्वभाव कौन, जो चर भी है और स्थिर भी है, तो उसके प्रारब्ध मिटाने के लिए आपको ज्यादा उपाय, ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता है। इसे कैसे लगाएंगे, आइए एक दो कुंडली पे देख लेते हैं। पहले लिख लीजिए आप लोग, चर राशि 1, 4, 7, 10, चर राशि 1, 4, 7, 10, स्थिर राशि 2, 5, 8 और 11, द्विस्वभाव राशि 3, 6, 9 और 12, द्विस्वभाव राशि 3, 6, 9, 12। इसे यदि आपको शॉर्ट फॉर्म में याद करना है तो सिर्फ इसे याद कर लीजिए, एक चर है, एक में 3 प्लस कीजिए, वो चर है, फिर इसे 3 प्लस करते जाइए, 1, 4, 7, 10। वैसे ही द्विस्वभाव में 2, 5, 8, 11, माफ करना, स्थिर में 2, 5, 8, 11, द्विस्वभाव में 3, 6, 9 और 12। 3 3 प्लस कर लीजिए, 1, 2, 3 में आपको क्लियर हो जाएगा द्विस्वभाव, चर और स्थिर। एक कुंडली बनाइए, सिंह लग्न की कुंडली बनाइए, सिंह लग्न की कुंडली बनाइए। लग्न में बुध, लग्न में बुध है, गुरु राहु षष्ठ भाव, छठे भाव में गुरु और राहु हैं, सातवें भाव में सूर्य हैं, नवम भाव में शुक्र हैं, दसम भाव में चंद्र और मंगल हैं, दसम भाव में चंद्र और मंगल हैं,
12वें भाव में शनि और केतु हैं। यह जो कुंडली है यह राशि तुल्य नवांश कुंडली है। यह जो कुंडली है यह राशि तुल्य नवांश कुंडली है। इस कुंडली में देखिए, दसम भाव का लॉर्ड कहाँ गया है। दसम भाव का लॉर्ड इस कुंडली में कहाँ गया है, कौन से साइन में गया है, वो किस मोयल में गया है, चर में गया है, स्थिर में गया है, द्विस्वभाव में गया है, कहाँ गया है। दसम भाव का स्वामी चर में गया है। ठीक है, तो इस जातक का जो प्रोफेशन होगा वो कैसा होगा। दसम भाव का स्वामी यदि चर में गया है तो जातक का जो प्रोफेशन होगा वो चलायमान होगा। अब ज्योतिष से थोड़ा दूर हटके हम कुछ समझ लेते हैं। एक मिनट। चर, चर अर्थात, ये जो शब्द है चर, चर अर्थात चलने वाला। वो आगे चले, पीछे चले, दाएं चले, बाएं चले, ऊपर चले, नीचे चले, कहीं भी तो चलने वाला है। वो चर है, वो चलेगा। हम लोग बोलते हैं ना भाई, अच्छा क्या क्या है तेरा प्रोफेशन, कैसा है, चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्थिर। वो स्थिर है। वो क्या है, स्थिर है। वो ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, वो स्थिर ही रहेगा। द्विस्वभाव, जो द्विस्वभाव है वो कभी चलेगा तो कभी रुकेगा। ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यू चलते रहेगा, कभी रुकेगा या चलेगा, वो ऐसे ही चलेगा। तो इनके इस कुंडली, जो सिंह लग्न की कुंडली आप लोगों ने बनाई है, इसमें दसम भाव का स्वामी कहाँ गया है, शुक्र एक में गया है, जो चर में गया है। तो इस जातक का जो प्रोफेशन होगा वो कैसा है, चलायमान रहेगा, चलने वाला होगा। अब धन भाव पे दृष्टि डालिए, धन भाव कौन कौन से होते हैं। 2 और 11 धन भाव है ना। तो 2 और 11 धन भाव का जो स्वामी है वो कहाँ गया है, वो देखिए। धन भाव में कौन कौन से हैं, 6 और 3, बुध की राशि है। बुध कहाँ गए हैं, बुध कौन से साइन में गए हैं। बुध गए हैं 5वें नंबर साइन में। 5वां नंबर साइन क्या है, स्थिर है। यह जातक कुछ भी कर ले, इसको इसे जो धन मिलेगा वो स्थिर मिलेगा, अर्थात तुम्हारे प्रारब्ध में इतना ही पैसा है, एक सेकंड, कितना ही पैसा तुम्हारे प्रारब्ध में है उतना ही तुम्हें मिलेगा। तुम एक कर लो, वो कर लो, कुछ भी कर लो, तुम्हें नहीं मिलने वाला है। उतना ही पैसा मिलेगा, उससे ज्यादा पैसा तुम्हें नहीं मिलने वाला है। 2 और 11 का स्वामी स्थिर में गया है तो ये स्थिति को दिखा रहा है। ठीक वैसे ही इस कुंडली में देखिए आप, गुरु कहाँ गए हैं, पंचम भाव का जो स्वामी है वो कहाँ गया, कौन सी राशि में गया है, 9वीं राशि में गया है।
पंचम भाव का स्वामी कहाँ गया? 9वीं राशि में गया। यह क्या कह रहा है भैया? कह रहा है कैसा है, पढ़ाई करोगे भी रुकोगे भी, करोगे भी रुकोगे भी, दोनों में द्विस्वभाव में चला गया। ये माफ करना, द्विस्वभाव नहीं, चल में चला गया। तो इस स्थिति में क्या करेगा ये? कंटिन्यू चलेगा, शिक्षा इसकी अच्छी चलेगी, उसमें कोई समस्या इसे देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? जैसे चर, सिंपल वे में हम समझे, चर चर अर्थात है कि तुम्हारे प्रारब्ध में है, तुम इसे ले सकते हो, थोड़ा सा कुछ कर लो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? स्थिर, वो कहता है सटेन तुम्हारे जो प्रारब्ध में है उतना ही मैं तुम्हें दूंगा, उससे ज्यादा मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। द्विस्वभाव, इसलिए कहता है कि तुम्हें कुछ ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा तो मैं दूंगा। जैसे किसी व्यक्ति को आप कह रहे हो कि चलो थोड़ा हमारे दुकान चलना है, घर चलना है, चलो। अब वो एक व्यक्ति है जो आपके साथ, हाँ ठीक है चलो चलो चलो, आप 5 मिनट में पहुंच गए। दूसरा है वो कह रहा है नहीं मैं तो यहाँ से हिलूंगा ही नहीं, मैं जाऊंगा ही नहीं आपके घर, तो आप कुछ भी कर लो आपके घर नहीं आएगा। जो तीसरा व्यक्ति है वो क्या कर रहा है? वो अपने दुकान से चला, रुक कर फिर चाय पीने लगा, अरे यार थोड़ा चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद आगे सिग्नल सिग्नल पे रुक गया, सिग्नल के बाद आया तो कहता है गाड़ी खराब हो गई। तो उसके लिए आपको कुछ ज्यादा परिश्रम करना होगा, उसके लिए आपको कुछ ज्यादा परिश्रम करना होगा, तो ये चीजें आपकी बेहतर होंगी। जैसे द्विस्वभाव राशि कौन कौन से हैं? 3, 6, 9 और 12। उसमें कोई भी प्लैनेट जा रहा हो, जैसे दसम भाव का स्वामी यदि तीसरे में चला गया, तीसरी राशि में चला गया। मैं पुनः बता दूं, ये लग्न कुंडली के लिए नहीं, यह नववांश कुंडली के लिए है। लग्न कुंडली पे इसे अप्लाई नहीं कीजिएगा, ये चीजें उल्टी हो जाएंगी। कहाँ चला गया? दसम भाव का स्वामी कहाँ चला गया? तीसरे राशि में चला गया। अब तीसरा राशि है द्वितीय भाव। कुछ दिन आपका प्रोफेशन ठीक रहेगा, फिर बीच में ये हो जाएगा। तो उसको उसे क्या, उसे ठीक करने के लिए आपको बार बार कुछ ना कुछ करने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे जो गाड़ी आती है वो गाड़ी आती है ना, जिसमें चाबी लगानी पड़ती है बार बार, तो वो चलता है। दूसरी एक गाड़ी आती है जिसमें बैटरी लगी होती है, वो चलता है। तीसरी एक गाड़ी आती है जिसे आप, उसमें चक्के ही नहीं है, आप धक्के मारते रहो उसका कुछ नहीं होने वाला है। राशि तुल्य विक्रम, विक्रम जी का बहुत बहुत ही सुंदर एक प्रश्न आया है। राशि तुल्य नवांशा या नववांशा, आप लोग कोई इनका उत्तर दीजिए। राशि तुल्य नवांशा या नववांशा, बताइए इसका उत्तर दीजिए, दोनों में से किसे लेना है? क्या ये दोनों कुंडली अलग है? नहीं, ये दोनों कुंडली अलग है। नवांशा में जो ग्रह जहां बैठे हैं वही ग्रह राशि तुल्य नवांशा में भी बैठे रहेंगे, सिर्फ हम लग्न को ऊपर कर दे रहे हैं, राशियां तो परिवर्तित उनकी नहीं हो रही हैं। तो ये जो प्रश्न आपका है वो निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। राशि तो वही की वही है ना। जैसे नववांश कुंडली में, इस कुंडली में शनि केतु जो बैठा है वो चौथी राशि में बैठा है, तो लग्न कुंडली में भी जाकर राशि तुल्य नववांश में भी जाकर वो चौथी राशि में ही बैठेगा। वो इधर उधर नहीं हो सकता है, वो वहीं रहेगा बैठा। ठीक है। तो यदि आपको कोई कष्ट देने वाला ग्रह है और वो बैठा है स्थिर में, स्थिर राशि में जाकर बैठा है, छठी में जाकर बैठ गया है, तो फिर आप उसे भूल जाइए। भूल जाने का तात्पर्य है कि वो कष्ट जो है वो आपके जीवन में आते जाते रहेंगे। यदि कोई जाकर 11वें में बैठ गया है, तो 11वां क्या है? स्थिर है, वो स्थिर कर देगा, जड़ है, वो रोक देगा, उसे वो आगे बढ़ने ही नहीं देगा, तो आप रुक जाओगे। यही धन भाव की जो हम व्याख्या कर रहे हैं, 2 और 11 भाव, 2 और 11 भाव का जो लॉर्ड है, ठीक है आपके प्रश्न को लेते हैं। जैसे 2 और 11 का जो लॉर्ड है वो चर राशि में चला जाए,
तो पैसे के लिए इसे कुछ ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी, पैसे आएंगे। ठीक है। स्थिर में चला जाए तो सडन भैया तुम्हें इतने पैसे मिलने हैं, उतने मिल गए, अब नहीं मिलेंगे। तीसरा, यदि वो द्विस्वभाव में आ जाए तो पैसे के लिए कुछ ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता इन्हें पड़ेगी, तो पैसे की इन्हें प्राप्ति होगी। एक कुंडली ले लेते हैं। एक कुंडली आप लोगों को दिख रही है। ये आपका राशि तुल्य नवांशा बन गया। ठीक है। नवांशा या राशि तुल्य नवांशा दोनों एक ही है। इसमें अभी केतु और सन शुक्र जो थे वो नवम भाव में थे, लेकिन किस राशि में थे? तीसरी राशि में ही थे। तो राशि उनकी परिवर्तित नहीं हुई, सिर्फ उनका भाव जो है वो परिवर्तित हो गया। इस कुंडली में देखिए, दसम भाव दसम भाव का स्वामी कहाँ गया है? दसम भाव के स्वामी कहाँ गए? छठे में गए हैं। छठी राशि क्या है? 3 6 9 12 स्थिर है। इस द्विस्वभाव है, तो इस जातक का जो प्रोफेशन होगा वो चलेगा, रुकेगा, चलेगा, रुकेगा, कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वो द्विस्वभाव में चला गया है। सप्तम भाव का लॉर्ड देखिए कहाँ है। सप्तम भाव का लॉर्ड गुरु कहाँ गया? 6 में गया है, द्विस्वभाव में गया है। तो यह क्या दिखा रहा है? यह दिखा रहा है कि भाई आपका जो विवाह है, सप्तम भाव है ना, और बिजनेस भी है, दोनों को बिजनेस में दिखा रहा है कि आपका बिजनेस जो है वो ठीक भी चलेगा और उसमें समस्या भी आएगी। और विवाह के लिए यह क्या दिखा रहा है? विवाह में क्या दिखा रहा है? यह कह रहा है कि भाई आपका जो विवाह है वो दाम्पत्य जीवन कभी बहुत बेहतर चलेगा, कभी आपके दाम्पत्य जीवन में समस्या क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। यहाँ तक हम इन सबको समझ रहे हैं। इसके बाद कल एक प्रश्न था, राशि तुल्य नवांशा इतना महत्वपूर्ण क्यों? राशि तुल्य नवांशा इतना महत्वपूर्ण क्यों? तो राशि तुल्य नवांशा इतना महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि समय परिवर्तन, समय जो परिवर्तित होता है, एक्चुअली कहा जाए तो आपको हमें जो हमें बताया गया समय कि हाँ आपका जन्म इस समय हुआ है, वही हमें मिला है। 5 मिनट आगे है या 5 मिनट पीछे है, वो हम लोगों को नहीं पता, ना ही हम जानते हैं। लेकिन ग्रहों में 4 मिनट, 2 मिनट में, 4 मिनट में 1 डिग्री आगे बढ़ जाते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है, समय थोड़ा भी यदि ऊपर नीचे है तो यहाँ समस्या क्रिएट हो जाती है, आपकी कुंडली सही नहीं बन पाती है। तो नवांश कुंडली हमने बनाया। तो नवांश कुंडली को हम बनाए, उसके बाद फिर है कि क्या नवांश कुंडली हमारी सही है? क्यों? क्योंकि समय का फेर है। समय थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई तो नवांश कुंडली जो है वो आपकी थोड़ी गलत बन जाएगी, और फिर आपके आपके जीवन से आपका जो नवांश कुंडली है वो मैच नहीं कर पाएगी। तो इस स्थिति में आपको करना क्या है कि अपने लग्न को यूज में लेना है, अपने लग्न से उसे परिवर्तित कर दीजिए। जैसे पराशर जी ने कहा है, डी D9 और D16। D9 अर्थात नवांशा और षष्ठ्यांशा, ये जो दो कुंडली हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। 16 जो कुंडलियां हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ये दो कुंडली होती है। इन दोनों पे विशेष उन्होंने बताया है कि इस पे आपको काम करना चाहिए। तो D9 तो ठीक है, चलो कुछ समय का अंतर है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो D60 है, तो D60 को यदि आप षष्ठीयांशा को यदि आप बना रहे हैं, तो उसमें 5 मिनट की भी
समय परिवर्तन आपके लिए समस्यादायक हो जाएगा। क्या समस्या हो जाएगा? आपके पूरी की पूरी कुंडली को ही चेंज कर देगा। जैसे देखिए, ये रहा आपका षष्ठ्यांश। ठीक है, ये है इसका लग्न। ठीक है, समय आपने देखा 5:10 में लग्न कौन सा है? धनु लग्न है। थोड़ा सा इसे हम 5 मिनट जो है वो ऊपर नीचे थोड़ा सा कर देते हैं। ठीक है, 5:15 कर दिए। लग्न चेंज हो गया। कहाँ, कौन सा लग्न था? 9वां लग्न था। लग्न कौन सा आ गया? 11वां लग्न आ गया। तो ये कितना सूक्ष्म है, यह जो है वो कितना सूक्ष्म है। तो यदि आप सिर्फ षष्ठ्यांश कुंडली को देख रहे हैं या नवांश कुंडली को, किसी भी डिवीजन चार्ट को आप देख रहे हैं, उसमें आपको समय ऊपर नीचे है, अब थोड़ा भी समय का आपका अनुभव नहीं है आपको, तो यहाँ पे क्या होगा? आपका लग्न चेंज हो जाएगा, और लग्न चेंज होने के कारण पूरी की पूरी प्रेडिक्शन आपकी बदल जाएगी। पूरी की पूरी प्रेडिक्शन आपकी बदल जाएगी। तो इसके लिए उन्होंने कहा है, इसमें भी आपको क्या करना है? राशि तुल्य षष्ठ्यांश निर्माण कर लेना है। राशि तुल्य षष्ठ्यांश निर्माण करने के लिए जो लग्न है, लग्न कौन सा है? तीसरा लग्न है। तीसरे लग्न को हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, और तीसरा लग्न, तीसरे लग्न की कुंडली बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये कौन सा बन जाएगा? राशि तुल्य षष्ठ्यांशा। राशि तुल्य षष्ठ्यांशा यहाँ पे कुंडली बन गई। वैसे ही हर डिवीजन चार्ट पे इसका, इसे हम अप्लाई करके देखेंगे कि वो कैसे काम कर रहा है। अब प्रमुखता उन्होंने कहा है 3 कुंडली के बारे में। अब ये 3 कुंडली ही क्यों? 3 कुंडली के बारे में ही उन्होंने क्यों कहा? ये 3 कुंडली को ही देखना आवश्यक है। सबसे पहले हम लग्न कुंडली पे चलते हैं। इस लग्न कुंडली में देखिए, क्या कोई राजयोग आपको दिख रहा है? देखिए, राजयोग दिख रहा है आपको इस लग्न कुंडली के अंतर्गत? पंचम और नवम का संबंध केंद्र से बन रहा है। शुक्र और बुध बैठे हैं एक साथ लग्न में। शुक्र पंचम के स्वामी हैं, बुध जो है वो चतुर्थ और लग्न के स्वामी हैं। तो यहाँ पे एक राजयोग का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे एक राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो हमने देखा कि एक राजयोग मिल रहा है। कौन बना रहा है? शुक्र और बुध बना रहा है। इसे याद रखिएगा, शुक्र और बुध बना रहा है, एक राजयोग बना रहा है। कौन से कुंडली में? जन्म जन्म कुंडली में, जो लग्न कुंडली है उसमें। अब लग्न कुंडली से इसे हम परिवर्तित करेंगे नववांश कुंडली में। नववांश कुंडली को ठीक से समझने के लिए हमें इसे राशि नववांश बनाना होगा। तो इसे हमने राशि नववांश बना लिया। अब इस राशि नववांश में देखिए, शुक्र और बुध जो हैं वो क्या इस राजयोग को दिखा रहे हैं? या कोई दूसरा राजयोग फॉर्म हो रहा है राशि तुल्य नववांश में?
नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रुक जाएंगे, यहाँ से आगे हम नहीं बढ़ेंगे। यहाँ हमने देख लिया कि भाई इस कुंडली में हमें राजयोग नहीं दिख रहा है। तो सिर्फ लग्न कुंडली में एक राजयोग होने का तात्पर्य क्या है, जो इस यह जो जातिका है इनका जो जीवन है वो शुरुआती बहुत बेहतर रहेगा। शुरुआती जो जीवन है वो बहुत बेहतर रहेगा। कब? जब शुक्र और बुद्ध की दशा आएगी तब। ठीक है, आगे हमें इसमें नहीं मिला। हम एक बार षष्ठ्यांश भी चेक करते हैं, क्या षष्ठ्यांश में योग हैं। यदि इन तीनों कुंडली में योग मिल जाते हैं, इन तीनों कुंडली में योग हमें मिल जाते हैं जो राजयोग को बना रहा है, तो वो एक ऐसा राजयोग होगा, वो आपको यदि आप सोए भी रहोगे तो उठाकर बोलेगा अरे यार चलो तुम्हारा राजयोग है और तुम्हें मुझे ये देना है। वो आकर तुम्हें उठाकर ले जाएगा और देकर जाएगा वो। परंतु ये जो सिर्फ राजयोग लग्न कुंडली बना रही है, वो ये हमने षष्ठ्यांश बना लिया। अब षष्ठ्यांश में इसे हम लग्न बना लिए। अब इसमें देखिए, इसमें बुध और मंगल का कोई, बुध और शुक्र का कोई संबंध नहीं है। बुध और शुक्र का कोई संबंध नहीं है। एक धनयोग दिखा रहा है हमें, जो पंचम का स्वामी एकादश में गया हुआ है, जो शुक्र बना रहा है। तो ओवरऑल जब शुक्र की दशा इस जातक के जीवन में आएगी तो चीजें ठीक होंगी, पैसे संबंधित जो है वो चीजें इनकी ठीक मिलेगी। परंतु बुद्धि की दशा कुछ विशेष लाभदायक इनके लिए नहीं होगा। ठीक है, आज से संबंधित कोई आप लोगों का प्रश्न है तो पूछिए, और हमें पता है कि आप लोगों का आज बहुत सारा प्रश्न होगा। बताइए। मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ, आप लोग अपनी तरफ से अनम्यूट हो जाएंगे। आप लोग जी बताइए आज के। किन्हीं आप लोगों में से किन्हीं का कोई प्रश्न है आज की कक्षा को लेकर? हम्म। आज की कक्षा को लेकर आप लोगों का कोई प्रश्न है? चलो ठीक है नहीं फिर। सर। बताइए विक्रम जी, क्या प्रश्न है आपका? गुरुजी वो एक बार ना वो जो आपने बोला था ना कि जो यूपिटर अगर कुंडली में छे तो भी तो आपने कहा था कि एलर्जी वाला कुछ इश्यू देता है, वो एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए क्या? जैसे जुपिटर जो है वो यदि रिफ्लेक्टेड होता है आपके नवांश कुंडली के अंतर्गत, तो वो आपको एक एलर्जी देता है। आपको स्किन एलर्जी दे या फिर आपके हेयर के अंतर्गत कोई एलर्जी दे, वो एक आपको एलर्जी देता है। ठीक है, और विशेष कुछ नहीं। गुरुजी आवाज कट रही थी आपकी, एक बार फिर से क्षमा चाहता हूँ, रिपीट कर देंगे आवाज? गुरु जो है वो यदि आपके नवांश कुंडली के अंदर पीड़ित अवस्था में होता है, हाईली रिफ्लेक्टेड होता है नवांश कुंडली में, तो वो एलर्जी आपको देता है। ऐसे वो एलर्जी नहीं देता है। जैसे गुरु ऑक्सीजन है, ठीक है, गुरु जो रिफ्लेक्टेड होगा तो जो शुद्ध वायु है वो आप तक पहुंच ही नहीं पाएगी। और जब शुद्ध वायु आप तक नहीं पहुंचेगी तो समस्या तो क्रिएट फिर होगा ही, एलर्जी आपको होगी। ठीक है, और कोई प्रश्न? नहीं गुरुजी, धन्यवाद। अच्छा, धन्यवाद सर। शुभ। धन्यवाद।